सो हे गाइस, वेलकम टू द सेशन ऑफ टारगेट ओलंपियाड्स एंड आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो हम लोग आज केमिस्ट्री का चैप्टर करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो आज समझते हैं और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को खत्म करते हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी। तो मैंने केमिस्ट्री को ले आया वापस से टारगेट ओलंपियाड्स में, एक नए तरह से लाया है। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे। इसमें हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि हम लोग किस में कौन सा वेरिएबल किससे प्रोपोर्शनैलिटी रखता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग अच्छे से समझेंगे एंड चैप्टर को करते हैं। तो स्वागत है आपका टारगेट ओलंपियाड्स में। लेट्स स्टार्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, आज मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया आपको। मतलब मैं जनरली वन नोट में पढ़ाता था, आज मैं प्रेजेंटेशन में पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में आपको देखो, मैं स्टार्ट करते पहले लिखना चालू करता है। पेन कौन सा है? येलो सही रहेगा। हाँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में बताया था कि पीरियोडिक, पहले मैं बताता हूँ हमें क्लासिफिकेशन का नीड क्यों है। हमें क्लासिफिकेशन का नीड इसीलिए कि हम सिस्टमेटिक वे में केमिस्ट्री को पढ़ सके, इसीलिए पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की नीड है। आप अभी तक इस स्टेज में आ गए होंगे तो स्टेज में आपको पीरियोडिक टेबल का कितना इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ चुका होगा। तो इसीलिए उस जमाने में पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट मेहनत कर रहे थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, कुछ पीरियोडिक टेबल बनाया भी, जैसे हमने एनसीईआरटी में पढ़ा भी है, तीन चार हमने चीज देखा है। लेकिन वो सब गलत निकला, मतलब कि वो सब उतना अप टू मार्क नहीं था। बट हमारा जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दैट वाज द अप टू मार्क टेबल। तो हम लोग ये करके समझते हैं, बट जो स्टार्टिंग में जो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या बनाया, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे एक भी क्वेश्चन में नहीं आया हुआ, इसीलिए हम लोग बस उसको स्पीड में बढ़ाएंगे और मेन मुद्दे पे बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, जहाँ से आपको नीट के पीवाईक्यू करने में मदद होगी। तो मैं बस दो तीन मैं कुछ लिखूंगा भी नहीं, बस हल्का सा लिख के बता रहा हूँ। डोबर्नियर ट्रेड। डोबर्नियर ट्रेड एक दिया गया था, जिसमें क्या था कि अगर दो आइटम्स का हम लोग मास को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड बाय टू कर देंगे, मतलब दो एलिमेंट्स का हम लोग, दो एलिमेंट का अगर हम लोग मास का एवरेज निकालेंगे तो तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा, वो होता है डोबर्नियर ट्रेड। ठीक है। मैं उसको लिख सकता हूँ एज एवरेज। ठीक है। फिर अगला आ गया आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव, ठीक है। ये बताया गया कि एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि एलिमेंट एज एक गाना के फॉर्म में रहता है, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा। देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब वो बता रहा था कि अगर सात एलिमेंट को हम लेंगे, सेवन एलिमेंट्स को लेंगे, तो जो आठवां एलिमेंट आएगा वो सातवां एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे देखना, सा रे गा मा पा धा नी सा, समझ रहे हो ना? दो बार सा आ रहा है, तो जो दो सा आ रहा है वो दोनों सेम प्रॉपर्टी को शो करेगा। इससे उसने कुछ कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिया गया था, बट ये अप टू मार्क नहीं था, वो हर चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तो ये ऑक्टेव भी आखिर में नहीं जीत पाया, मतलब नहीं आ पाया, नहीं आ पाया। ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव ऑक्टेव के बाद हम लोग जानेंगे मेंडलीफ की मॉडल के, मेंडलीफ के बारे में। मेंडलीफ, ठीक है। मेंडलीव ने भी हमें एक अच्छा पीरियोडिक टेबल दिया जिसको बहुत अच्छा से कंसिडर किया जा सकता है, बट उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे। उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया वहां पर, आइसोबार्स के बारे में नहीं बताया, एंड सम थिंग्स थे उसमें भी डिमेरिट्स थे, जिसके कारण उन्हें उससे भी नहीं कंसिडर किया गया। देन हमारे आता है हीरो, एंड द हीरो इज हेनरी मॉसले। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो पुरानी बात थी, पास्ट की, ये भी पास्ट की बात है वैसे। हेनरी मॉसले, हेनरी मॉसले ने सबसे अलग काम किया। ये अलग, ब्रो, अलग।
होटल तो सभी खोलते हैं, होटल में लोग आते हैं, बट डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट क्या होगा सबसे अलग, अलग क्या क्या किसी एक आदमी ने किया होगा कि सोचा होगा कि उस होटल्स के बुकिंग को करवा देंगे हम लोग ऑनलाइन, एंड उसे ऑनलाइन मार्केट में ले जाएंगे, एंड उससे क्या होगा कि ज्यादा लोग बुक कर पाएंगे एंड हमारा सेल्स बढ़ेगा। तो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंक, आउट ऑफ द बॉक्स, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंग वो चीज को डिफरेंट कर देता है। मतलब कोई भी काम करो तो आउट ऑफ द बॉक्स करो। ये सारे लोग एटॉमिक मासेस में काम कर रहे थे, ठीक है। ये सारे लोग डॉबर्नियर, ऑक्टेव, मेंडलीफ, ये सारे लोग एटॉमिक मास में काम कर रहे थे, बट हेनरी मोज़ले वाज आउट ऑफ द बॉक्स। हेनरी मोज़ले वाज आउट ऑफ द बॉक्स एंड ही वर्कड ऑन एटॉमिक नंबर। He worked on atomic number and that created the difference. इन्होंने क्या क्या देखा हो, इन्होंने ग्राफ प्लॉट की, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर की। इन्होंने ग्राफ प्लॉट की किसकी, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रूट और एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इस ग्राफ से उन्होंने ये पता चला कि उन्हें ग्राफ की जो प्लॉटिंग जो रिजल्ट आई थी उसको एक टेबल के फॉर्म में बनाया, मेहनत की, इसमें वर्क किया, देन उन्होंने एक रियल पीरियोडिक टेबल हमें दिया, दैट इज नाउ नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दैट इज नाउ, ठीक है, दैट इज नाउ नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, हेनरी मोज़ले ने, ठीक है। So Henry Moseley was a scientist who gave us the modern periodic table. तो ये तुम लोग समझ लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आगे समझते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग जानने के बाद हमें कुछ टाइप्स पहले समझना होगा कि पीरियोडिक टेबल है कैसा। पहले समझना होगा पीरियोडिक टेबल है कैसा, उसके बाद हम समझेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में कि वहां पर बहुत सारे इफेक्ट्स लगता है, बहुत सारा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी के बारे में हम समझेंगे, एटॉमिक मासेस के बारे में समझेंगे, एटॉमिक रेडियसेस के बारे में समझेंगे। इन सभी चीज में हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे, इन सभी चीज में हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग करते हैं। अ, एक सेकेंड, स्ट्रीम सही चल रहा है, और ओके, माइक ऑन, सेट, हेलो हेलो, ठीक है, मीडिया सुन सही। सो गाइस, एक्चुअली बात ये थी कि मैंने स्लाइड में पीरियोडिक टेबल डालना भूल गया था, सो वही मैं स्लाइड में डाल दिया। बढ़ते हैं, देखो। सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोज़ले, ठीक है। सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय द हेनरी मोज़ले। बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 ब्लॉक्स है। इन चारों ब्लॉक्स के हम लोग की नेमिंग किया हुआ था। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, और ये आपका एफ ब्लॉक है, एसपीडीएफ, ठीक है। ये आपका एफ ब्लॉक है, समझ गए। अब हम लोग क्या करके बात करते हैं। ये जो एस ब्लॉक है, यहाँ पर अल्कलाइन मेटल होते हैं। ये नॉर्मल अल्कलाइन मेटल है कि अर्थ अल्कलाइन मेटल, ये सब आपको क्वेश्चन में नहीं आता। मैं बेसिकली एक बार आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रिकैप दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो ये एस ब्लॉक हुआ आपका, ठीक है। रुकिए एक सेकंड। सो दिस इज नोन एज द एस बॉक्स, एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, दो, ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें दो होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये रहा कॉलम्स और ये रहा रोज। सो यहाँ पर 18 रोज होते हैं एंड 7 कॉलम्स होते हैं, ऊपर से नीचे देखो, ये 7 हुए और यहाँ पर ये 18 होते हैं। ये बात हो गया, समझ आ गया आपको। ये डी हो गया। यहाँ पर आपको नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आपको सारे मेटल, ये सारे मेटल्स, यहाँ पर आपको कुछ मेटलॉइड के सीरीज आएंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स आएंगे। ये सभी मेटल ही है, यहाँ मेटलॉइड की सीरीज होगा, तो ये भी अलग बात है।
बेसिकली आपको पीरियोडिक टेबल याद भी करना है, और मेरे पास एक मैंने ट्रिक्स बनाया हुआ है पीरियोडिक टेबल को याद करने का। तो अगर अगर आपको ट्रिक्स देखना है पीरियोडिक टेबल को समझने का, तो कमेंट्स डाउन कर लो, मैं वीडियो डाल दूंगा। कमेंट करना, मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। सो ये रहा पीरियोडिक टेबल, एंड हम लोग समझ गए पीरियोडिक टेबल में क्या है क्या नहीं। आगे बात करते हैं आगे की चीजों की। तो अब हम लोग मेन मुद्दे पे आएंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे। लेट्स बिगिन मैन। सो यार ये पेन टैब से खुलता नहीं है, इसको पेन हाथ ही से खोलना पड़ता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड द शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या। आप वर्ड समझ पा रहे हो, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग, वो स्क्रीन दे रहा है। अब देखो मैं एक एटम की बात करता हूँ, जिसमें यहाँ पर आपको सेंट्रल एटम में होगा न्यूक्लियस, और ये रहेगा रोज। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस और वो रहा आपका ऑर्बिट्स। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस देखो, यहाँ पर आपका हो गया दो एटम, एक एटम, दो एटम। अब यहाँ पर मैं देता हूँ एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम। अब देखो और समझो, ये न्यूक्लियस चाहेगा इस एटम को खींचना, मतलब कि देखो यहाँ पर एक अट्रैक्शन रहेगा। ये एटम स्टेबल और वहां पर प्रेजेंट क्यों है, ये एटम वहां पर प्रेजेंट क्यों है, ये एटम वहां पर प्रेजेंट इसीलिए क्योंकि वहां पर एक अट्रैक्शन हो रहा है। एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर एक अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। अब हम समझेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या। देखो ये है, मान लो आप एग्जाम्पल अब समझो क्लास स्कूल की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं। ये है क्लास टीचर, ये क्लास टीचर और ये बच्चे, ये आगे के बच्चे पीछे के बच्चे बैठे हुए बैक बेंचर्स, और ये है फ्रंट बेंचर्स। टीचर्स फ्रंट बेंचर्स को तुरंत देख लेंगे, और बैक बेंचर क्या कर रहा है उसे देखने में होती है दिक्कत। क्यों होती है दिक्कत? आगे में तो भाई फ्रंट बेंचर बैठे हुए है, आगे में तो कोई और बैठा हुआ है ना, मेरे अगर कोई बैठा हुआ है तो मुझे उसे देखने में प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से अगर न्यूक्लियस के आगे इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जितना पावर से खींच सकता है, उस जितना पावर से खींच रहा है, उतना पावर से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है। इट मींस अगर हम एनर्जी देंगे तो मुझे, अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे कम एनर्जी में निकल जाएगा जितना एनर्जी मुझे लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ये है कि जो दूर के इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस एक इफेक्टिव चार्ज से नहीं खींच पाता है। अब हम आपको अच्छे समझाते हैं लिख के। अरे मेरे भाई, कौन सा कलर ले? ब्लू लेते हैं एक और। तो देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। सो टोटल इफेक्टिव चार्ज इक्वल्स टू Z माइनस ये है कांस्टेंट फॉर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है फॉर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो, जितना इफेक्टिव चार्ज, जितना इफेक्टिव चार्ज से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, उतना इफेक्टिव चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता है। समझ रहे हो ना? फॉर एग्जांपल देखो, ये और ये जो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, इसको अगर मैं मान लू x, और इसका अट्रैक्शन को मान दू y, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस। मतलब एक कांस्टेंट काम कर रहा है, कांस्टेंट है जो कि टोटल इलेक्ट्रॉन चार्ज को, मतलब टोटल इफेक्टिव चार्ज को कम कर रहा है, एंड दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। तो आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में टोटल हर चीज समझ लिया होगा। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ लिया होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट किस में डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये एसपीडीएफ में डिपेंड करता है। एनएस में सबसे ज्यादा होता है, एनपी, एनएस, एनपी, एनडी और एनएफ। तो ये रोल है, जो भी आप समझिए। तो दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। एंड आगे बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज कहाँ करता है और इंक्रीज कहाँ करता है? इन दी पीरियोडिक टेबल। तो इसको हर टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि इंक्रीज किस बेसिस में करता है और डिक्रीज किस बेसिस में करता है। तो
यहाँ पर एक लाइनिंग का भी सिस्टम होगा, तो देखो। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, आप खुद सोचो, आप हम ध्यान से समझना। इन द पीरियोडिक टेबल अगर मैं यहां से लेकर यहां जाऊं तो क्या हो रहा है, देखो। मैं पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां जा रहा हूं, तो मैं एक सेकंड में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा आपको इस चैप्टर को, मजा आ जाएगा। मैं पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां जा रहा हूं, मैं यहां से यहां जा रहा हूं। यहां पर क्या है आपका, एक ऐसा स्टेट है दैट इज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नोबल गैस। यहाँ पर नोबल गैस, इसका ऑक्टेट पूरा है, ये ना ही देगा ये ना ही लेगा, इसका ऑक्टेट पूरा है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो रहा है आप देखो, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो रहा है देखो, इन द कंडीशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के माध्यम से। तो मैं देख रहा हूँ, मैं अगर यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है नोबल गैस। सो नोबल गैस में कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ से यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कैसे, और यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ये आपको रखना है याद। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, कैसे देखो, यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ जाने में सडन ड्रास्टिक इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिट्स हो रहा है। यहाँ पर एक ऑर्बिट्स का ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहा है, ऑर्बिट्स बढ़ रहा है। देखो ये छोटा ऑर्बिट है, बड़ा ऑर्बिट है, बड़ा ऑर्बिट है। अगर आप देखो क्लासरूम की साइज, देखो क्लासरूम की साइज यहाँ पर एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। क्लासरूम की साइज देखेंगे अगर हम, क्लासरूम की साइज देखेंगे अगर हम, अगर एक छोटा क्लासरूम होगा, एक छोटा क्लासरूम होगा तो टीचर तब भी लास्ट बेंच पे नजर रख सकता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर बहुत बड़ा क्लासरूम रहेगा, बहुत बच्चे रहेंगे, तो टीचर को नजर रखने में प्रॉब्लम होगी, एंड दैट्स द मेन पॉइंट, दैट इज यहाँ से यहाँ पर आपका ये इंक्रीज करता है, एंड यहाँ से यहाँ पर ये डिक्रीज करता है, ठीक है। समझ आ गया बच्चों, मजा आया तो, ठीक है ना। आपका मैं मेंशन कर देता हूँ कि इट इंक्रीजेस हेयर, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ इंक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज होगा। सो आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट तो समझ लिया होगा। अब अगली बात हम किसकी करेंगे, यहाँ पर डिक्रीज ले लेते हैं, डिक्रीज करेगा। मैं तो आपको ये जो नोट्स बना रहा हूँ ये तो मैं आपको दे दूंगा, बट खुद से बनाओगे ना, याद होता रहता लगा तो खुद ही से बनाना, तभी मैं दे दूंगा, कुछ छूट जाए कुछ भी जो हो, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं उसके एटॉमिक रेडियसेस की, ठीक है। अब हम लोग रेडियसेस की बात करेंगे, किसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, अब हम लोग रेडियस की बात करने जा रहे हैं, ठीक ना। रेडियस तीन तरह के होते हैं आपका, हाँ। रेडियस आपको तीन तरह के होते हैं, क्या क्या, पहला आपका होता है कोवेलेंट, रेडियस, दूसरा आपका होता है आयोनिक रेडियस, एंड तीसरा होता है वैन डर वॉल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, आयोनिक रेडियस क्या होता है, वैन डर वॉल रेडियस होता है, क्या समझते हैं इसको, एंड रेडियस कैसे डिपेंड करता है टू द पीरियोडिक टेबल, वो भी देखते हैं। कोवेलेंट रेडियस आप देखो, कोवेलेंट रेडियस कहां पर बनेगा, एच में, इसको हम बोल सकते हैं H2। H2 कैसे कंबाइन करता है, ऐसे करके कंबाइन करता है H2, एंड H2 बनेगा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या रहेगा कि H है, अब मैं उसको एज अ फॉर्म ऑफ एटम लिखता हूं, ये है। इसका रेडियस ये रहा, इसका रेडियस ये रहा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। R1 plus R2 by 2 is the covalent radius, ठीक है। समझ आया क्या, देखो ये रहा एक एटम हाइड्रोजन का, ये रहा दूसरा एटम हाइड्रोजन का, दोनों ओवरलैप कर रहा है, ऐसे करके दिख सकता होगा, दोनों ओवरलैप कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि दोनों का रेडियस ऐड हो रहा है, दोनों का रेडियस ऐसे हो जा रहा है, बट बीच का रेडियस ऐसे ही होगा, तो ये हो गया आपका R1 plus R2 by 2, दैट इज द कोवेलेंट रेडियस। आयोनिक रेडियस भी कुछ ऐसा निकलेगा, यहाँ पर HCl होता है, इसके हम लोग बात करेंगे डिटेल में, एंड इसको हम लोग वो भी देखेंगे,
कैसे वेरी करता है टू द पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है। एंड वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है? सो वैन डेर वाल्स रेडियस होता है द रेडियस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O है, H2O है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, मैं ठीक बता सकता है क्या करती है, छोड़ो। रेडियस, ओके, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। सो यही हुई आपकी कुछ रेडियस की बातें। अब हम कोवेलेंट रेडियस कैसे बेस करता है, देखो। कोवेलेंट रेडियस एंड सेम इन द आयोनिक रेडियस में भी यही होता है, एंड एक्सेप्शन में आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं दोनों को कन्वर्ट करूंगा ऐसे करके, एंड दोनों का यहाँ पर एक ट्रेंड बना देता हूँ। सो कोवेलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस कैसे वेरी करता है? सो यहाँ पर वो डिक्रीज करेगा एंड यहाँ पर वो इंक्रीज करेगा। ये बिल्कुल में ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपका एटॉमिक ऑर्बिट बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली while going down, and while going to the right side आपका वो नहीं बढ़ रहा जैसा कि यहाँ पर बढ़ रहा है ना। यहाँ पर आपका इफेक्टिव जो न्यूक्लियस घिसता है वो भी बढ़ जाता है, तो वो छोटा जा रहा है, इसीलिए रेडियस यहाँ पर डिक्रीज है, यहाँ पर इंक्रीज करता है, फॉर सेम एज कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियस। आगे बात करते हैं हम लोग। रेडियस को तो पढ़ लिए, रेडियस में कुछ एक्सेप्शंस भी है, ओके। सो एक्सेप्शन क्या है आपका, यहाँ पर अल्मोनियम एंड गैलियम की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन मैं लिख रहा हूँ। सो केमिस्ट्री कॉर्नर, ये एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन क्या हुआ यहाँ पर? एक्सप्रेशन एक्सेप्शन, हाँ, एक्सेप्शन, ठीक है। सो एक्सेप्शन यहाँ पर क्या हुआ? अल्मोनियम का रेडियस इज approximately equal to the radius of gallium. Aluminum radius is approximately equal to the radius of gallium, that is exception. And बढ़ते आगे, रेडियस हम लोग कंप्लीट कर लिए एंड अब हम देखेंगे आयोनाइजिंग इंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। आयोनाइजिंग इंथैल्पी, IUNIZAIUNIAZING। अरे भाई सॉरी ब्रो, सॉरी, प्लीज सारा मत 10 सेकंड आगे बढ़ा लेना। भाई पेशेंस नहीं होता बच्चे में, मेरे को खुद नहीं है। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, चलो। आईओ IONI आयोनाइजिंग, सो हम लोग बात करेंगे आयोनाइजिंग इंथैल्पी की, ओके ओके, डन। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं एंड आयोनाइजिंग इंथैल्पी पहले होता क्या है वो समझो, ठीक है। फिर एक चार्ट लाना है मुझे, बाहर हट रहा हूँ एंड पॉज करके करते हैं। चलो 24 मिनट का है, मिक्सिंग में काम पड़ गया था, बस हट गया। चलो वापस करते हैं। हाँ देखो, सो आयोनाइजिंग इंथैल्पी क्या है आपका? सो आयोनाइजिंग इंथैल्पी वो चीज है, आयोनाइजिंग इंथैल्पी क्या कहता है आपको? आयोनाइजिंग इंथैल्पी आपको ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो समझना समझना इसको, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एलिमेंट। अब देखिए कैसे हम लोग, अब देखो ऐसे तुम लोग, अब देखो, देखो एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लगेगा, दैट डिफाइंस द आयोनाइजिंग एंथैल्पी। सो हम अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू O प्लस, एंड O प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू O2 प्लस। अब इसको आप ध्यान से, प्यार से, इज्जत से समझो।
सो देखो, एक ऑक्सीजन से मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑक्सीजन, मैं O2 नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, बेसिकली मैं O ही लिखता हूँ। अगर मुझे एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा एंड वो हो जाएगा O प्लस। एंड अगर मैं O प्लस से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो और डेफिशिएंट हो जाएगा, दैट इज O2 प्लस। सो दैट इज, जहाँ पर जो एनर्जी लगा मुझे इक्वल्स टू E1 एनर्जी, एंड यहाँ पर एनर्जी लगा दैट इज द E2। ओके, सो ऑलवेज एंड ऑलवेज E1 इज ग्रेटर देन E2, एंड ये कहता है आपका आयोनाइजिंग एंथैल्पी की बात है। सो समझ गया आपको अब आयोनाइजिंग एंथैल्पी के बारे में। सो ठीक है, एटॉमिक साइज और आयोनाइजिंग एंथैल्पी के मैं आप रिलेशन देखता हूँ। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजिंग एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका ट्रेंड क्या है। आपको मैंने पहले क्यों लिखवाया एटॉमिक साइज, उसको नहीं भी देखोगे, अगर इसको नहीं भी देखोगे तब भी आप क्या समझोगे। देखो, अगर हम न्यूक्लियस के सामने जाएंगे, मैं चाहता हूं मैं आगे आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखने को मिलता है आपको, ये देखने को मिलता है कि वो स्टेबल है भाई। उससे आप एक भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। अगर वो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसका मतलब क्या हुआ, उसके आयोनाइजिंग एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम लोग इधर से इधर जाएंगे, हम लोग अगर यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे तो एंथैल्पी बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजेस, एंड यहाँ पर डिक्रीज। So ये हो गया ionizing enthalpy का, तो that is why it is inversely proportional to the atomic sizes and it is directly proportional to the nuclear charge. Okay, nuclear charge से directly proportional है, and ये भी आप obviously समझ लिए होंगे, ये बात आप obviously समझ लिए होंगे। and आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, so अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। so इसका भी ट्रेंड वही रहेगा, ट्रेंड वही रहेगा, बातें थोड़ी सी अलग होगी, ट्रेंड वही रहेगा। तो देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन स्पेलिंग गलत है, माफ करना ब्रो। अब देखो, अब देखो क्या है, मुझे ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देना है। अब इसका क्या गलत, कुछ गलत कर दिया था क्या? देखो, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, और सॉरी ब्रो, सॉरी 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 सॉरी, मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, मैं देना कर दिया यार। देखो, अब समझते हैं, सॉरी भाई, भाई माफ कर देना। ऑक्सीजन से, बड़े बड़े देश में छोटी छोटी गलतियां होते रहती है, माफ कर देना प्रो। एक ऑक्सीजन से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना, माइनस इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन में 12 इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। सो यहाँ माइनस होगा एंड माइनस ई, सॉरी। ठीक है, अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीजन को, ई हो गया, देन ये क्या हो जाएगा, ओ माइनस हो जाएगा। ओ माइनस को मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये हो जाएगा O2 माइनस। ओके, O2 माइनस, एंड यहाँ पर जो एनर्जी लगा मुझे, ये दैट इज द E1, एंड यहाँ पर एनर्जी लगा दैट इज द E2, एंड दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। The amount of energy required to gain one electron in an element is known as the electron gain enthalpy, and ये आपको टोटली क्लियर होगा। ओके, सो बात करते हैं दोनों में ज्यादा कौन होगा, ज्यादा कौन होगा, ज्यादा E1 होगा। E1 is greater than E2, and जहाँ पर जो ट्रेंड फॉलो होगा इज द सेम एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नहीं था वो आयोनाइजिंग एंथैल्पी के साथ। तो उसका भी जो ट्रेंड होगा वो आयोनाइजिंग एंथैल्पी की तरह ही होगा, दैट इज यहाँ पर होगा आपका डिक्रीज, एंड यहाँ पर होगा आपका इंक्रीज। ओके, सो ये तो होगी बातें एंथैल्पी की। अब मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर ClF। ओके, सो क्लोराइन का एक्सेप्शन, सो क्लोराइन का ज्यादा इंथैल्पी होता है टू फ्लोराइन। ओके, एंड ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका नीट में, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका नीट में। ठीक है, तो क्लोराइन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है देन फ्लोराइन, एंड दैट इज एक्सेप्शन।
आज करेंगे हम लोग मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर की इसी क्लास में, बट मेटल्स एंड नॉन मेटल में कैसे कौन ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है, कौन ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, ये सब जो चीजें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में उसको नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, अगले लेक्चर में करेंगे। एंड इस वीडियो को प्लीज भाई सपोर्ट करो यार, सपोर्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा सपोर्ट यार, सपोर्ट कर देना यार प्लीज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सप्ते में 5 वीडियो तो आता ही होगा आपका, 5 कभी 6, या देखो तो बहुत मैनेज करना पड़ता है एंड अलग से बहुत चीज़ करना पड़ता है इसके लिए, तो सपोर्ट चाहिए ना हम लोग। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी की बात करनी है, हमने मेटल एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की भी बात करनी है। सो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर मुझे बताने का थ्योरी कुछ नहीं है, मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लिखवा देता हूँ। मेटालिक स्लैश ओके नॉन मेटालिक स्लैश नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। ठीक है, देखो, सो मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों अपोजिट है। तो जो ट्रेंड फॉलो होगा मेटालिक में वो नॉन मेटालिक में नहीं होगा, जो नॉन मेटालिक में होगा मेटालिक में नहीं होगा। सो ट्रेंड क्या है मेटालिक का? मेटालिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीजेस एज वी गो बॉटम। ओके, सो यहाँ पर वो इंक्रीज करेगा एंड यहाँ पर वो डिक्रीज करेगा। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज अपोजिट ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर, बट भाई नाम है मेरा नॉन, तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, मैं बनाऊंगा नहीं, आप ही के टाइमर बाद होता देता है फिर। सो अपोजिट लिख दिया मैंने। सो यही थी बात थी मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं कुछ ट्रेंड बता देता हूँ बस, बताने का कुछ ज़्यादा नहीं है अभी। और आप मत समझना कि मैं कुछ मैं छोटा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कुछ बताना मुझे, एंड आपको क्वेश्चंस भी एक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी करवाना है, एंड आपका ऐसे बेस के बारे में भी कुछ बचा हुआ बात अच्छी खासा बचा हुआ है। सो ये सब चीज आपका होगा अगले लेक्चर में, तो भाई बुरे मत मान जाना, लेक्चर 1 ही है, 1 शॉट वीडियो नहीं है। हाँ, सो ELECTRONEGITIVITY इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको बस ट्रेंड बता रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द SE, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, एंड इससे आप ट्रेंड खुद बताओ और कमेंट करो, क्योंकि मैंने आपको 3 बात बता दिया है, तो आप पीरियोडिक टेबल से कैसे करना है उसे कर सकते हो, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं है। तो यही थी आज के लेक्चर में, एंड आपको बहुत अभी मतलब समझो मैंने अभी आपको चैप्टर का 70% बताया है, 30% इज लेफ्ट नाउ। सो आपको ऐसे बात नहीं कि मैं जो बता दिया उसमें कुछ ऐड करना बाकी है, बाकी नहीं है, उसमें कुछ ऐड करो। मैं इलेक्ट्रोनिटी में कुछ बताया नहीं आपको, बस लिख दिया, मैं ऐसे ही लिख के आता, सोचा था कितना बताना है, आज तो मैं लिख दिया, बट इसे बताऊंगा मैं। तो आज जितना बताया है उसे ग्रहण करो, एंड 30% जो बाकी है उसको हम कल करेंगे, जब भी करेंगे कल परसों तक, तो उसका आप इंतजार करना है। एंड लेक्चर 2 आने वाला है, इसका आएगा। सो मैं लिखवा दूंगा टू बी कंटिन्यूड, जो भी है। सो एंड करते इस वीडियो को, भाई सपोर्ट दिखा देना भाई प्लीज भाई। ठीक है, सो वीडियो को एंड करते हैं, तो आप इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय, थैंक यू, शुक्रिया, बाय 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 बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।